उम्मीद करता हूं बच्चों आपने इस लेसन से रिलेटेड पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए होंगे और आज की इस वीडियो में मैं थर्ड पार्ट जो कि इस लेसन का लास्ट होने वाला है उसी के बारे में बात करने वाला हूं, जिसका जो टॉपिक है वो है नियो यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बात करें तो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो ये जो टॉपिक है वो आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो जिन बच्चों ने सेकंड पार्ट नहीं देखा तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपको तभी समझ आएगा। जिन्होंने देख रखा है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बच्चों बात करते हैं नियो के बारे में। तो आपको ये पता है कि जो कोल्ड वॉर था वो दो देशों के बीच हुआ था, जिसके अंदर यूएसए और यूएसएसआर दोनों शामिल थे। विचारधारा को लेके इनके बीच संघर्ष जो था वो काफी समय तक बना हुआ था और हर एक कंट्री को ये अपने ग्रुप में लेना चाह रहे थे। तो ये जो नियो था ना, खासकर उन देशों के लिए एक वरदान साबित हुआ जो कि नए नए आजाद हुए थे। इनमें वो कंट्रियां शामिल थी जो कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से संबंधित थी। भारत भी बच्चों इनमें से एक ही था। इसलिए जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इस वाले आंदोलन के अंदर ये सभी कंट्रियां शामिल थी और इन्हें एक ऑप्शन मिल गया था कि यह इन गुटों से यानी कि यूएसए और यूएसएसआर से अलग रहेंगे और गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करेंगे। लेकिन एक समस्या इन कंट्रीज के साथ ये थी, क्या सिर्फ गुटों से बचाए रखना अपने आप को इनके लिए यहाँ तक सीमित था, या फिर अपनी देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करना यानी कि ग्रो करना था। तो ये सब चीज़ें जो थी वो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से रिलेटेड थी और आज की इस वीडियो में आप यही सब चीज़ें जानोगे कि किस प्रकार से नियो ने इन कंट्रीज के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करी और किस तरीके से इन देशों की जो अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा सहायता पहुंचाई। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। तो बच्चों हमारा ये जो टॉपिक है वो एक सिंगल पार्ट है जिसका नाम है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इंग्लिश में बात की जाए तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो यहाँ पर 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो वहीं पे कंफर्म हो जाता है कि एग्जाम में नियो यानी कि NIEO इसकी फुल फॉर्म जरूर पूछ ली जाती है। अगर आपको हिंदी में याद हो तो आप हिंदी में याद रखिए, इंग्लिश में तो इंग्लिश में याद रखिए, लेकिन एग्जाम में लिखिए किसी एक ही लैंग्वेज में और ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप हिंदी में लिखिए, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से रिलेटेड है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे, लेकिन आपके लिए बेनिफिट आपकी लैंग्वेज में ही ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष देशों की जो भूमिका थी यानी उनका जो रोल था ना, केवल मध्यस्थता का नहीं था, वह अपना विकास भी करना चाहते थे, क्योंकि हालात जो थे वह इतने सही नहीं थे। तो बच्चों गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो शामिल देश थे ना, उन्हें अल्प विकसित देशों का दर्जा दिया गया था। अब आपके माइंड में ये आएगा कि ये अल्प विकसित देश क्या होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि विश्व के अंदर 2 ही देशों की ऐसी कैटेगरी है। पहली जो है वो है विकसित देश जो कि डेवलप हो चुके हैं, और दूसरी है अल्प विकसित देश जो कि अंडर डेवलप है। और एक तीसरी कैटेगरी की भी कंट्रीज है जिसका नाम है विकासशील देश, जो कि भारत जैसे देश है। तो इन तीनों के बीच में जो डिफरेंट यही है कि विकसित देश तो वो है जो अपना विकास कर चुके हैं यानी कि जिनकी आर्थिक स्थिति जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है, और विकासशील देश वो होते हैं जो कि डेवलपिंग कर रहे हैं, अपने आप को रिकवर कर रहे हैं। और बचते हैं अल्प विकसित देश जिनके जो हालात है वो अभी इतने सही नहीं है, उनको अभी अपनी आर्थिक स्थिति पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो जब भारत आजाद हुआ था तो भारत भी जो था वह भी एक अल्प विकसित देश की कैटेगरी में ही था। तो भारत ने अपने आप को 70 सालों से रिकवर कर करके ऐसी स्थिति में ला दिया कि वह भी एक विकासशील देश की कैटेगरी में रख दिया गया। तो ये विकसित, विकासशील और अल्प विकसित जितने भी होते हैं ना, इनके जो कंपोनेंट होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं कि इसमें प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है, जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है, मृत्यु दर, जन्म दर देखी जाती है, प्रशासनिक योग्यता देखी जाती है, और समाज की कल्याणकारी नीतियां। ये सारे कंपोनेंट हैं जिसके आधार पर किसी देश को विकसित, विकासशील या फिर अल्प विकसित देश रखा जाता है। इकोनॉमिक के अंदर आप इन चीजों के बारे में ज्यादा बेहतर समझ सकते हो। तो बच्चों अब ये बात आती है कि जब भारत जैसे देश आजाद हुए थे उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब शीत युद्ध चल रहा था, तो इन अल्प विकसित देशों के सामने कुछ चुनौतियां थी। वो कौन कौन सी थी? तो देखिए,
पहली थी कि आर्थिक रूप से मजबूत होना, क्योंकि ऐसे देशों को सबसे ज्यादा डर था। अभी तो वे आजाद हुए हैं, अगर वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर पाए तो वे दोबारा से भी गुलाम बन सकते हैं। तो चुनौती के लिए पहला जो कारण था वो यही था। दूसरा था कि कल्याणकारी नीति को अपनाना। कल्याणकारी मीन्स एक तरीके से डेवलप, यानी कि विकासात्मक नीति को अपनाना, ताकि वह अपने देश का विकास कर सके। और सबसे जो बड़ा रीजन है वो है गरीबी से छुटकारा पाना, ताकि जो प्रति व्यक्ति आय है वह सही हो सके और वह सब एक आर्थिक टिकाऊ विकास की नीति को अपना सके। और साथ ही ये जितने भी जो देश है वह विकसित जो देश थे, खासकर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ऐसी कंट्रियों के देश इन धनी देशों के ऊपर डिपेंड यानी कि निर्भर ना रह सके। तो इसलिए अल्प विकसित देशों के सामने कुछ चुनौतियां जो थी वो कुछ इस प्रकार की थी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप में से ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है, यहाँ पर आप इसका लोगो भी देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का है। तो ऐसे आप में से बहुत बच्चे हैं जो यूएनओ के बारे में जानते भी होंगे, क्योंकि आपके आने वाले लेसन के अंदर ये वाला एक अलग ही सेपरेट टॉपिक है जिसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन मैं आपको इससे रिलेटेड एक चीज बता रहा हूँ कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था। उसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में UNCTAD कहा जाता है। तो इसके अंदर इस जो सम्मेलन का टाइटल था वो ये था कि टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। तो बच्चों इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार से रिलेटेड कुछ बातें की गई थी, वो कुछ इस प्रकार थी, अभी आपको आगे पता चलेगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको एक दो चीज और बता दूं कि ये जो UNCTAD है ना, ये 1 मार्क में इसकी भी आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। और ये सम्मेलन कब हुआ था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चंस है ना वो इसी प्रकार आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन आंसर वही बच्चा दे पाता है जिसे अच्छे तरीके से लेसन की अच्छी समझ है। ठीक है, तो यही टॉपिक तो यहीं से आपके MCQ बनते हैं। तो ये छोटी बातें आप जरूर याद रखिएगा। आइए जानते हैं कि इस रिपोर्ट में जो सुधार की बातें थी वो किस प्रकार की थी। देखिए बच्चों, ये जो रिपोर्ट थी तो इसमें कुछ इस प्रकार की बातें की गई थी कि अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते थे। तो पहली तो ये बात थी, ठीक है ना। दूसरी, अल्प विकसित देशों की जो पहुंच होगी वह पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, यानी कि वह अपना जो माल है वहां पर बेच सकेंगे, यानी निर्यात कर सकेंगे, वह अपना सामान बेच सकेंगे। और इस तरह गरीब देशों के लिए ये जो व्यापार होगा वो काफी प्रॉफिटेबल होगा, यानी कि फायदेमंद होगा। पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही जो टेक्नोलॉजी है यानी जो प्रौद्योगिकी है उसकी लागत भी क्या आएगी, कम होगी, यानी जो कॉस्ट जो पैसा देना पड़ेगा वो थोड़ा कम देना पड़ेगा। और साथ ही सबसे बड़ी बात ये भी थी कि अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका भी होगी, यानी वह भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों से संबंधित। तो ये तो बातें थी इस रिपोर्ट में जो कही गई थी, जो कि पूरी तरीके से समर्थन करती थी उन देशों को जो हाल ही फिलहाल के अंदर आजाद हुए थे। और इन सभी देशों को खास तौर पर तीसरी दुनिया के देश भी कहा जाता था। तो आप इन सभी चीजों को माइंड में जरूर याद रखिएगा। लेकिन क्या था बच्चों की UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में ये जो बातें कही गई थी ना वो तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जो पश्चिमी देश थे ना, खास तौर पे जो धनी देश थे, जो विकसित देश थे, उन्हें इस बात से काफी प्रॉब्लम थी। तो आइए जानते हैं इस वाले टॉपिक में, इसी से रिलेटेड है कि गुट निरपेक्षता की जो प्रकृति थी, जो उसका नेचर था, उसमें चेंजेस आ रहे थे। जैसे कि आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिए जाने लगा था। क्या था कि 1961 में जब गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन हुआ था यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में, तब उसके लिए आर्थिक जो मुद्दे थे ना, इकोनॉमिकल इशू, वह ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थे। लेकिन 1970 के दशक तक आर्थिक जो मुद्दे थे वह प्रमुख हो गए, इंपॉर्टेंस हो गए, क्योंकि आप जानते हैं कि 1972 में UNCTAD की रिपोर्ट आई थी, तो इसमें ये सारी बातें इन्हीं देशों से संबंधित कही गई थी। तो इसलिए इन देशों के लिए भी इकोनॉमिकल इश्यूज जो थे वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गए। तो परिणाम क्या हुआ, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था वह आर्थिक दबाव का समूह बन गया। तो 1900 दशक के उत्तरार्ध तक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के जो प्रयास थे ना वह धीरे पड़ गए, यानी मंद पड़ गए। और इसके पीछे का कारण यही था कि जो विकसित देश थे ना उनके द्वारा विरोध किया जा रहा था, क्योंकि इन देशों को इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही थी, तो वह इस बात से राजी नहीं थे। तो उन्होंने
एक साथ होके इन अल्प विकसित देशों का विरोध किया। विकसित जो देश थे ना वह एक सुर में विरोध कर रहे थे, और जबकि गुट निरपेक्ष देशों को इस विरोध के बीच में अपनी जो यूनिटी है, जो एकता है, उसे बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करनी पड़ रही थी। तो यही एक कारण था जिसके कारण जो ये प्रयास थे ना वह मंद पड़ते चले गए। तो बच्चों यही था आपका UNCTAD की रिपोर्ट के बाद जो प्रभाव पड़े इन अल्प विकसित देशों के ऊपर। तो बच्चों इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध का दौर होता है कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, अभी भी हमारा एक टॉपिक रह गया है जिसका नाम है शीत युद्ध के दायरे, यानी कि लिमिट्स ऑफ कोल्ड वॉर। तो ये जो हमारा टॉपिक है सिर्फ एक सिंगल टॉपिक है, इसे मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज में कराऊंगा। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो बच्चों आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि MCQ टेस्ट में वहां पर लेता ही रहता हूं। लेकिन एक खास बात यह है कि जो आपके PDF नोट्स है वहां पर भी मैं आपके लिए अपलोड करते रहता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।